गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शंस। फ्रिक्शंस के क्या क्या रूल्स हमारे पास होते हैं, किन किन लॉज को ये फॉलो करता है। ये जस्ट हम क्या कर रहे हैं, जो फ्रिक्शन हमने पढ़ा है उस फ्रिक्शन के सारे पॉइंट्स को हम एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं। बाकी कुछ नया टॉपिक नहीं है। फ्रिक्शन के सारे जो पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को हम एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास था कि यदि आपके पास फ्रिक्शन की अगर अपन बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अपोज द रिलेटिव मोशन, हमेशा रिलेटिव मोशन का क्या करेगा, ये अपोज करेगा। ये आपके पास इसका फर्स्ट लॉ है। ये पॉइंट हमने डेफिनेशन में दी थी। और वास्तविक स्थिति में फ्रिक्शन क्या होता है, हमेशा रिलेटिव मोशन का क्या करता है, अपोज होता है या अपोज करता है। ये फ्रिक्शन फोर्स के लिए अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था। नेक्स्ट अपन सेकंड बात करते हैं। जैसे कि मैं दो ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, देखना आपके पास ये मेरे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है और 2 kg के दो ऑब्जेक्ट लेता हूँ। 2 kg का एक ऑब्जेक्ट तो मैंने इस तरीके से रखा, 2 kg का कोई ये ऑब्जेक्ट है, और इसी 2 kg के ऑब्जेक्ट को अब मैं इस तरीके से रख देता हूँ, दो तरीके से रख दिया। तो यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस आपके पास क्या होगी, या कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया आपके पास दोनों केसेस के अंदर, फर्स्ट वाले केस में कॉन्टैक्ट एरिया आपके पास ज़्यादा है और सेकंड केसेस के अंदर कॉन्टैक्ट एरिया आपके पास क्या है, कम है। ठीक है ना। फर्स्ट वाले केस में कॉन्टैक्ट एरिया आपके पास ज़्यादा है, सेकंड वाले केस में कॉन्टैक्ट एरिया आपके पास क्या है, कम है। क्लियर है ना। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आपके पास अगर यहाँ पर जैसे मान के चलो, यहाँ भी आपके पास ग्रेविटेशन फोर्स 2g लगेगा, नॉर्मल फोर्स कैपिटल N लगेगा, इधर भी अपन बात करेंगे ये 2g लगेगा, नॉर्मल फोर्स कैपिटल N लगेगा, और N की वैल्यू हमेशा 2g के, इसमें भी N की वैल्यू 2g के। अब आप चाहे स्टैटिक फ्रिक्शन निकालो, चाहे आप काइनेटिक फ्रिक्शन निकालो, मतलब म्यू एस एन निकालो या म्यू के एन निकालो। तो म्यू एस एन निकालोगे चाहे म्यू के एन निकालोगे, दोनों ही कंडीशंस के अंदर आपके पास अगर फ्रिक्शन फोर्स निकालते, चाहे स्टैटिक निकालो चाहे काइनेटिक निकालो, दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सेम रहेगी। इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स upon the contact surface area। मतलब जो भी एरिया आपके पास इसके कांटेक्ट में है उस पर डिपेंड नहीं करता। चाहे इसका, जैसे 2 kg के मैंने दो ऑब्जेक्ट ले लिए, एक का कांटेक्ट एरिया ज़्यादा है, एक का कांटेक्ट एरिया कम है, अगर दोनों के म्यू एस और म्यू के अगर सेम है दोनों सरफेसेस के, तो इस कंडीशन में सेम फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास क्या होगा, जनरेट होगा। तीसरा फोर्स में अगर आपके पास बात करूं, इफ अप्लाइड फोर्स is less than limit static friction then friction force will be equal to applied force। वैसे भी अपन ये पढ़ चुके हैं, अगर अप्लाइड फोर्स आपके पास लिमिट स्टैटिक फोर्स से कम है तो इस कंडीशन में जितना भी फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास जनरेट होता है, उस फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होती है। कल मैं जैसे डिस्कस कर रहा था कि मान के चलो आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस मैक्सिमम, मतलब लिमिट स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 10 न्यूटन जनरेट होती है, और अगर मैंने 1 न्यूटन अप्लाई किया तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी 1 न्यूटन जनरेट होगा। अगर 2 न्यूटन अप्लाई किया तो 2 ही होगा, 3 हुआ तो आपके पास 3 होगा। ठीक है ना। अगर 10 कर दिया तो 10 होगा, अगर 10 से 11 कर दिया तो अब ये आपके पास क्या होगा, मूविंग पोजीशन के अंदर हो जाएगा। ठीक है। चौथी चीज़ मैंने निकाली थी, हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से क्या होता है, कम होता है।
मतलब एफ एस मैक्सिमम, यदि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट, मैं ये कह सकता हूँ, स्टॉपिंग पोजीशन के अंदर है, रेस्ट में है, तो इस कंडीशन में यदि फोर्स अप्लाई करते हो या फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा जनरेट होगा कब, जब वो रेस्ट पोजीशन के अंदर होगा। अगर काइनेटिक या अपन ये कहें मूविंग पोजीशन के अंदर है तो मूविंग पोजीशन के अंदर उसके अंदर आपके पास फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो काइनेटिक फ्रिक्शन आपके पास क्या होता है, कम होता है। क्लियर है? तो मेनली तो अपन ये 4 रूल्स की बात करते हैं। ये रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, और अगर मान के चलो अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिट स्टैटिक फोर्स, अगर ये कंडीशन है तो फ्रिक्शन फोर्स आपके पास अप्लाइड फोर्स की क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना? अगर मैं 5वीं कंडीशन ये लगा दूं, इफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्सिमम, यदि अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्सिमम, तो इस कंडीशन के अंदर मैं ये कहूँगा ऑब्जेक्ट आपके पास जो होगा वो मूविंग पोजीशन के अंदर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आपके पास मूविंग पोजीशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपके पास लॉ ऑफ फ्रिक्शन है। इनमें से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इस बात का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान के चलो यहाँ पर हम म्यू एस की वैल्यू मान लेते हैं 0.5। क्लियर है ना? इसी वाले केस में मैं म्यू एस की वैल्यू 0.5 मान लेता हूँ। आप फर्स्ट ऑफ ऑल बोलोगे n इज इक्वल टू, हमारे पास 2 इंटू जी की वैल्यू 10, इट मीन्स वी कैन से n इज इक्वल टू 20 न्यूटन। और यदि मैं लिमिट स्टैटिक फ्रिक्शन निकालता हूँ एफ एस मैक्सिमम, सो हम ये कह सकते हैं म्यू एस कैपिटल N 0.5 इंटू 20, देन आपके पास आंसर बोलो कितने न्यूटन हो जाएगा, 10 न्यूटन हमारे पास आंसर हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम जो फोर्स होगा वो आपके पास 10 न्यूटन जनरेट होगा। अब बच्चों देखना, यदि मान के चलो मैं अप्लाइड फोर्स कैपिटल F और फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल f के बीच में कर्व बनाता हूँ। When we draw the curve between the applied force and friction force, then what is the value, what is the graph about the between the small f and capital F? देखना, मैंने 0 न्यूटन किया तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा वो भी 0 होगा। 1 न्यूटन का फोर्स किया तो फ्रिक्शन फोर्स 1, 2 न्यूटन को अप्लाई किया फ्रिक्शन फोर्स 2, 3 न्यूटन को किया 3, 4 किया 4, 5 किया 5 और 10 किया तो 10। यहाँ तक तो आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट कर्व चलेगा, इस तरीके से स्ट्रेट कर्व चलेगा। और स्ट्रेट कर्व करने का मतलब यहाँ पर अपने पास एफ एस मैक्सिमम, ये जो हमारे पास लिमिट स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही इससे ज़्यादा फोर्स मैं अप्लाई करता हूँ उस कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट आपके पास मूविंग पोजीशन के अंदर आ जाता है, और मूविंग पोजीशन के अंदर आएगा इट मीन्स यहाँ से आपके पास फ्रिक्शन घटते हुए और इस तरीके से फ्रिक्शन हो जाएगा, फिर कांस्टेंट फ्रिक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास किससे डिनोट कर सकता हूँ, एफ के से डिनोट कर सकता हूँ। तो ये तो देखो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन देखना, ये हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया मैक्सिमम, और ये हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। और इस ग्राफ में भी मेरे पास शो हो रहा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब इस फ्रिक्शन फोर्स की यदि अपन बात करें, या फ्रिक्शन की अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, तो ये फ्रिक्शन फोर्स को हम कैसे कम कर सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को मैं कैसे कम कर सकता हूं, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो बच्चों इसके बारे में अगर अपन डिस्कस करें, जैसे मान के चलो ये मेरा हथेली है, इस हथेली को मैं इस वाली सरफेस पे रब करूं और एक किसी दीवार पर रब करूं, तो आसानी से मैं अपनी हथेली को कहां पर खिसका सकता हूं? आपका आंसर होगा सर इस बोर्ड पर यदि आप खिसकाते हो या इस प्लेन सरफेस पर आप खिसकाते हो तो आसानी से खिसक सकता है। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास कम होगा। ठीक है ना? तो हम इस फ्रिक्शन फोर्स को कैसे कम किया जा सकता है? मेथड टू reduce फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं? फर्स्ट मेथड की यदि अपन बात करें तो फर्स्ट मेथड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स।
by using wall wearing method. वॉल वियरिंग मेथड। और थर्ड यदि अपन बात करें बाय पॉलिश। By the three methods we can reduce the friction. First is lubricants, second is wall wearing method and third is by polish. Lubricants का मतलब क्या होता है, जितनी भी हमारे पास ऑयल होती है, ग्रीस होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास मान के चलो कोई भी ऑयली कोई भी मटेरियल हमारे पास दे रखे हैं, वो सारे लुब्रिकेंट्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई भी आपके पास इंजन ऑयल का कोई ऐड आता है तो इंजन ऑयल के ऐड के नीचे लिखा होता है लुब्रिकेंट्स। आज देखना आप अपने टेलीविज़न में कोई भी आप अगर मान के चलो किसी भी तरीके कैस्ट्रॉल या किसी भी कंपनी का आपके पास ऐड आता है तो नीचे लिखा होता है लुब्रिकेंट्स, जिसको अपन इंजन में काम में लेते हैं। जैसे हम घरों में मशीन के अंदर सिलाई मशीन के अंदर क्या करते हैं, आपके पास सिलाई मशीन का जो तेल डालते हैं मशीन ऑयल, वो क्या होता है एज ए लुब्रिकेंट्स की तरह काम करता है। मान के चलो हमारी सरफेस रफ हो गई, सर्दियों में अपन देखते हैं सूखी सी अपने पास स्किन हो जाती है, हम लोग क्या करते हैं स्किन पर कोई भी ऑयल लगा देते हैं, कोई भी क्रीम लगा देते हैं। वो सारे ऑयल जो क्रीम्स होते हैं वो लुब्रिकेंट्स ही कहलाते हैं। तो ये लुब्रिकेंट्स क्या करेंगे, आपके पास फ्रिक्शन को रेड्यूस कर देते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर चिकनी होती है आपके पास स्मूथ हो जाती है तो इट मीन्स आपके पास फ्रिक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। सो बाय यूजिंग द लुब्रिकेंट्स इन फॉर्म ऑफ ऑयल ग्रीस वी कैन रेड्यूस द फ्रिक्शन। हम इन मेथड से फ्रिक्शन को रेड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड मेथड जो होता है वो होता है बॉल बियरिंग मेथड। क्या होता है बॉल बियरिंग मेथड, आपने देखा होगा जो शाफ्ट होती है, चाहे शाफ्ट अपन हैंडल की बात करें जैसे साइकिल का हैंडल है या बाइक का हैंडल है, या अपन बात करें साइकिल का जो पहिया होता है, उसमें हम लोगों ने देखा होगा इस तरह की छोटी छोटी बॉल्स जो होती हैं, इन बॉल्स को अपन क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। इस तरीके से बॉल्स को अपन अरेंज करते हैं, छोटी छोटी बॉल्स को। ये छोटी छोटी बॉल्स या स्मॉल जो बॉल्स होती हैं, ये क्या करती है, रोलिंग मोशन घुमाने में, इस तरीके से घुमाने के अंदर आपके पास क्या करती है, फ्रिक्शन को रेड्यूस करती है। आसानी से आपके पास पहिया भी घूम सकता है, आसानी से आप हैंडल को भी क्या कर सकते हो, घुमा सकते हो। तो ये बॉल बियरिंग मेथड अपन क्या करते हैं, व्हेन स्मॉल बॉल्स आर यूज्ड बिटवीन द शाफ्ट then this reduce the friction या this process reduce the friction। ये जो प्रोसेस होती है ये आपके पास फ्रिक्शन को क्या कर देती है, रेड्यूस कर देती है। और थर्ड मेथड की अगर अपन बात करें पॉलिश की, तो जैसे मान के चलो ये सरफेस मेरे पास दे रखी है, इस सरफेस को ये मान के चलते हैं ये हमारे पास कोई भी डैमेज, कोई भी चीज़ डैमेज दे रखी है। डैमेज का मतलब यहाँ पर रफ सरफेस दे रखी है। इस रफ सरफेस पर हम क्या करते हैं, इसको घिसते हैं। घिसने के बाद इसको अपन ने क्या कर दिया, प्लेन कर दिया, स्मूथ कर दिया। अब स्मूथ कर दिया, या मैं इसी की बात करूं, यहाँ से ये खुदा हुआ है, यहाँ से ये उभरा हुआ है, अगर इस पे हाथ चलाऊंगा तो बिल्कुल अच्छे से नहीं चल पाएगा। लेकिन यदि मैं इसकी पॉलिश कर देता हूं तो पॉलिश करने के बाद हम आसानी से इसके ऊपर हाथ को चला सकते हैं। इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि मैं चलाऊँगा तो वो आसानी से चल जाएगा। तो इसका मतलब अगर किसी सरफेस की हम पॉलिश कर देते हैं तो पॉलिश के द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रेड्यूस कर सकते हैं। तो इट मीन्स फ्रिक्शन को रेड्यूस करने के तीन मेथड हमारे पास हुए। फर्स्ट मेथड हमारे पास हुआ लुब्रिकेंट्स, सेकंड मेथड हमारे पास हुआ बॉल बियरिंग मेथड, और थर्ड हमारे पास मेथड हुआ पॉलिश। क्लियर है बच्चों, जहाँ जैसा यूज होगा, जैसे अपन हैंडल्स की बात करते हैं तो बॉल बियरिंग मेथड की बात करेंगे, किसी सरफेस की बात करते हैं तो उसमें पॉलिश की बात करेंगे, किसी इंजन की बात करते हैं तो इंजन के अंदर अपन बॉल बियरिंग थोड़ी ना यूज़ कर सकते, इंजन के अंदर अपन क्या करेंगे, लुब्रिकेंट्स का यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग सिलाई मशीन की बात करते हैं तो सिलाई मशीन के अंदर अपन क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं, इट मीन्स अपन लुब्रिकेंट्स डालते हैं। ब्रेक के अंदर बात करते हैं तो वहाँ बॉल बियरिंग मेथड थोड़ी ना यूज़ करते, ना पॉलिश यूज़ करते, वहाँ भी अपन क्या करते हैं, लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं। तो जिस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट दे रखे हैं, उन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही अपन क्या करेंगे, फ्रिक्शन को रेड्यूस करने के लिए इनमें से तीन में से कोई भी मेथड अपन यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रिक्शन की बात करते हैं तो फ्रिक्शन के कुछ प्रॉफिट भी होते हैं, कुछ लॉस भी होते हैं। ऐसा नहीं है हर चीज़ के हमेशा लॉस ही लॉस होते हैं, कुछ लॉस भी होते हैं, कुछ प्रॉफिट भी होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास कोई भी सरफेस दे रखी है जिस पर कोई आदमी चल रहा है। जैसे मान के चलो
ये हमारे पास कोई सरफेस दे रखी है, इस सरफेस पर कोई आदमी चलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, पहले तो ये आपके पास रफ सरफेस थी, आराम से चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इस पर ऑयल डाल दिया, ऑयल डाल दिया तो इट मीन्स इसके फ्रिक्शन को कम कर दिया। क्या ये आदमी आसानी से चल सकता है क्या? आपका आंसर होगा नो सर, ये तो फिसलेगा। फिसलेगा तो इट मीन्स अगर कोई व्यक्ति पैदल चलना चाहता है, कोई आदमी पैदल चलना चाहता है टू वॉक, इसके लिए किसकी ज़रूरत होनी चाहिए? फ्रिक्शन की ज़रूरत होनी चाहिए। यदि फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये आदमी स्लिप हो जाएगा। इसलिए पैदल चलने के लिए हमारे पास किसकी ज़रूरत होनी चाहिए? फ्रिक्शन की ज़रूरत होगी। अगर मैं इस बोर्ड पर लिख रहा हूँ टू राइट, बोर्ड पर लिखने के लिए हमारे पास किसकी ज़रूरत होगी? फ्रिक्शन। इस पेन की निब और इस बोर्ड के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, इस फ्रिक्शन के कारण से ही हम लिख पा रहे हैं। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगा, इस कंडीशन में हम लिख नहीं सकते, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, फ्रिक्शन ज़रूरी है। अगर आप कुछ चीज़ लिखना चाहते हो, इसके लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो, वॉकिंग के लिए, राइटिंग के लिए, आपके पास इन सब के लिए हम मैच बॉक्स, माचिस जलाते, तीली जो जलाते हैं माचिस की, मैच बॉक्स, उसके में भी क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। मैच बॉक्स जो होता है आपके पास माचिस, उसकी तीली जलाने के लिए उसकी जो आपके पास स्टिक होती है, उस स्टिक को अपन क्या करते हैं? इस तरीके से रफ करते हैं, तो क्या होगा? आपके पास फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण से वो जल जाती है। बर्निंग ऑफ द मैच बॉक्स या बर्निंग ऑफ द स्टिक ऑफ मैच बॉक्स, ये भी आपके पास फ्रिक्शन का एक तरीके का प्रॉफिट है, या जहाँ अपन फ्रिक्शन को यूज़ करते हैं। अब इससे क्या क्या लॉस है, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं इसकी? अगर अपन ड्रॉबैक्स की बात करें तो इसकी ड्रॉबैक्स क्या है? तो ड्रॉबैक्स में हम देखते हैं, तो फर्स्ट ड्रॉबैक की यदि अपन बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इफिशियंसी कम हो जाती है, लेस इफिशियंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लेस इफिशियंसी ऑफ एनी मशीन और इंस्ट्रूमेंट, एनी इंस्ट्रूमेंट्स और एनी मशीन। सिंपल सी बात करते हैं हम लोग, जैसे मान के चलो ये मेरे पास कोई भी रफ सरफेस दे रखी, ठीक है। इस रफ सरफेस पर कोई भी व्यक्ति अगर मान के चलो साइकिल चलाना चाहता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति साइकिल चलाना चाहता है, तो साइकिल चलाने में मुझको सिंपल सी बात ये बताओ, एक तो इस सरफेस पर साइकिल चलाता है और एक व्यक्ति इस सरफेस पर साइकिल चलाता है। इसको अगर अपन मशीन माने तो एफिशिएंसी जो होगी वो कौन सी सरफेस पर ज़्यादा होगी? सरफेस नंबर 1 पर या सरफेस नंबर 2 पर? एफिशिएंसी का मतलब ज़्यादा डिस्टेंस आपके पास क्षमता किस में होगी, ज़्यादा डिस्टेंस अपन किस में कवर कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर? आप कहोगे सर सेकंड सरफेस के अंदर। इसका मतलब इसने एफिशिएंसी कम कर दी ना, इस फ्रिक्शन ने। फ्रिक्शन तो चाहिए था चलने के लिए, लेकिन ज़्यादा फ्रिक्शन क्या होगा आपके पास? एफिशिएंसी को कम कर देगा। इस एग्जाम्पल के अंदर अपने पास क्लियर हो रहा, ठीक है। फर्स्ट हो गया लेस एफिशिएंसी ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। ओके, नेक्स्ट यदि अपन डिस्कस करते हैं, आपके पास पार्ट्स जल्दी से खराब हो जाते हैं, ठीक है। पार्ट्स डैमेज अर्ली ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण जो पार्ट्स होते हैं वो जल्दी से क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। अगर एक चीज़ बताओ, मैं साइकिल को इस वाली सरफेस पे चलाता हूँ, साइकिल को इस वाली सरफेस पे चलाता हूँ, तो आपके जो टायर होंगे, इसके टायर कौन सी कंडीशन के अंदर ज़्यादा घिसेंगे? आप कहोगे सर सेकंड सरफेस के अंदर तो आपके पास टायर कम घिसेंगे, लेकिन फर्स्ट सरफेस के अंदर टायर आपके पास क्या होंगे? जल्दी से घिस जाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये आपके पास फ्रिक्शन रेड्यूस करने के 3 मेथड, ये आपके पास इसके प्रॉफिट्स, या अपन ये कह सकते हैं कहाँ कहाँ इनका यूज़ किया जाता है और कहाँ पर इसका या क्या ड्रॉबैक्स है या कहाँ पर इसका लॉसेज होता है, तो वो सारी चीज़ अपन फ्रिक्शंस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? थैंक यू।